पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमज़ोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि हमारी एक बेटी है जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई, और वो 2 महीने की शादी के बाद जब पहलगाम में बेसरन मीडोस को जाती है तो वहाँ पर भी उसके आँखों के सामने उसकी पति को उसके सर पर गोली मार दी जाती है। और वो बेवा हमारी बेटी ये कहती है कि जब मेरे पति को गोली मारी गई तो मैं उसके चेहरे को भी नहीं देख सकी बराबर। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम को इस दहशतगर्दी आतंकवादी की मजम्मत करना है। और याद रखिए कि 19वीं सदी के आगाज़ पर 2 मुल्क मज़हब के नाम पर बनाए गए थे, और आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 75-80 साल के बाद ये दोनों मुल्क नाकाम स्टेट हैं, फेल्ड स्टेट हैं। एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरे का नाम इजराइल है। ये दोनों भी मज़हब की बुनियाद पर बनाए गए थे। एक ये कहकर भारत को तोड़ा गया कि मुसलमानों का अलग मुल्क होगा, और एक मुल्क को यह कहकर अरबों की ज़मीन छीनी गई कि यहाँ पर हम यहूदियों का मुल्क बनाएंगे। उन्होंने यहूदियों का मुल्क नहीं बनाया, बल्कि ज़ायनिज़्म और ज़ायनिज़्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क बनाया। ये दोनों ममालिक एक फेल्ड स्टेट है, जहाँ पर उन्हीं के मुल्क में लोगों पर जुल्म किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को ख़त्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के ख़िलाफ़ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं, आंध्र तेलंगाना में निज़ामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने ख़ानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की।
तो उसमें निज़ामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो तुम एलईटी और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन परिवार के लोग इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनको शहीद का रुतबा दिया जाए। जो मारे गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे मरने वालों से इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक ठोस और मजबूत इक़दाम करेगी ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी। कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को, है क्या बार उनको देखिए। मैं यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल परभनी में जो हमारे पूरे मुल्क में इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो एक प्रोटेस्ट का ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, कल हमारी एक बहुत कामयाब पब्लिक प्रोटेस्ट मीटिंग हुई परभनी में, और इसीलिए हम यहाँ पर औरंगाबाद भी आए थे आपसे उनसे मिलने के लिए। अब आपको सवाल है तो पूछिए, और पूरा तफसील प्रोटेस्ट का प्रोग्राम जनरल सेक्रेटरी साहब कासिम रसूल इलियास साहब आपको बताएंगे। और ये जो भारत पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है, युद्ध होने की कगार पर ये सब आ चुका है, क्या भूमिका है आपकी? नहीं, देखिए ऐसा मत बोला करिए आप और हम जाके युद्ध नहीं लड़ने वाले हैं, वो सरकार तय करेगी। और हमको ऐसा लूज टॉक नहीं करनी चाहिए, ये गवर्नमेंट तय करेगी। मगर हमारा एक ही गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये जो मोदी सरकार की जो डिटेरेंस पॉलिसी है उसको दोबारा उनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और फिर बालाकोट हुआ और देश को ये बताया गया था कि अब इसके बाद ये लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, मगर फिर कर रहे हैं। और रीसी एक मुकाम है वैष्णो देवी के पास, पिछले साल जुलाई में 60 टूरिस्ट को मारे थे वहाँ पे। तो ये डिटेरेंस पॉलिसी देखने की ज़रूरत है। और ऑल पार्टी मीटिंग में पूरे अपोजिशन ने गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्शन लीजिए, जो आप सही समझते हम सपोर्ट करेंगे ताकि मरने वाले परिवारों से इंसाफ हो सके और ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं होना। तो हम लोग तो पूरा गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि वो क्या एक्शन लेंगे, वो गवर्नमेंट बताएगी, हमको नहीं मालूम आपको मालूम, तो गवर्नमेंट तय करेगी। मगर हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान में ये मौजूद है ये टेररिस्ट,
उनको वहीं से सपोर्ट किया जाता, उनको तैयार किया था, फाइनेंस किया जाता, और अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, पहलगाम तक आ गए। तो और चाहे 26/11 का हो, पाकिस्तान से आए थे, उस वक्त भी वो लोग डिनाई किए, पहले हम नहीं किए। जब अजमल कसब पकड़ा गया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट वो तय करेगी, हम तो नहीं बोल सकते। मगर इनके खिलाफ तो ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी, आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है, दूसरा आप हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है ये। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है, भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन जो ये क्या बोलते हैं, बड़बड़ापन बोलते हैं ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहाँ पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये इस तरह के जो बातें कर रहे हैं वो लोग, ये ठीक नहीं है। सवाल सिंधु का पानी जो, हाँ? सिंधु नदी का पानी जो है रोकने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, उसको उत्तर दिया कि हम बम डाल देंगे जो भुट्टो है। दोनों मुद्दों को कैसे देखिए, वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म से तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी? भाई, जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे, टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है वो बात को। तो जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, देखिए, ये वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट करा था 1960 में, मगर अब गवर्नमेंट डिसीजन लिया, ठीक है, मगर हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी कहाँ रखते भाई? पानी रखने की जगह भी तो ना अपने को। तो हमको वो पानी स्टोरेज की जगह बनाना पड़ेगा, पर पानी तो जाना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, ठीक है, हम उस पर गवर्नमेंट का फैसला है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में गवर्नमेंट डिसीजंस लिए, हम उसको मानते हैं। देश में हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगाने के लिए समुदाय पूछकर मारा गया, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की, और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमज़ोर करने करके। कश्मीर पर जैसा कि नाम लेकर मारा गया कहा जा रहा है, तो उसी तरह से अब मुल्क में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बीजेपी लीडरान जो है तो नाम लेकर पूछ कर मार रहे हैं। दादर का वाकया सामने आया है। तो ठीक है, वो जो कर रहे, गलत कर रहे, वो लोग मुल्क के मफाद में काम नहीं कर रहे, हम उसका मजम्मत करते, कंडेम करते हैं। अब आपके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो खुद बोल रहे कि वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान हिंदू देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए
वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश किया, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है गलत है, ये इसको हम कंडेम करते हैं। सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, वो चले जाए, मगर यहाँ की राज्य सरकार में जो है देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि पूरे गए और एकनाथ शिंदे जी बोल रहे 160 अभी बाकी है। मेरे को नहीं मालूम भाई, ये तो गवर्नमेंट बोल रही है। युद्ध कितना जो महंगा पड़ेगा भारत में? अरे भाई अभी गवर्नमेंट को छोड़ो ना, ऐसा लूज टॉक मत करिए। गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट पूरा सोच के फैसला करेगी। नहीं सुनिए, एक मिनट सुनिए, गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा बोलना अपोजिशन कहता है कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर हम मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई व्हाइट का पैसा नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्या बार उनको जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कैसा है उसका? हाँ बहुत अच्छा है। कल परभनी में इतना शानदार मीटिंग हुआ, आप नहीं देखे फोटो? देखिए ना फिर। तो क्या आगे अब वो सब हमारे सदर साहब आए हुए हैं, आपको तफसील सुनाएंगे। मगर हमारा देखिए, आपको हम समझा रहे हैं, पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर में ट्रस्टी कौन हो सकता है बोलो आप? हिंदू हो सकता ना, नॉन हिंदू नहीं हो सकता ना। अब उसमें आप हम कोई बोले नहीं नॉन हिंदू को बनाओ, वो तकलीफ होती नहीं होती? हम भी वही बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड में क्यों आप बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को? आपका उधर फेथ है, आपका मामला है, तो हमारा भी तो है ना। हम कहाँ अलग है? रिलीजन है ना, वो रिलीजन है तो हमारा भी तो रिलीजन है। आप पंढरपुर में अगर नॉन हिंदू को नहीं बना सकते तो वक्फ बोर्ड में कैसे बनाएंगे आप दो को, या पूरा मेजोरिटी बना सकते क्या बोलो आप? बनाया नहीं जाता, लेकिन प्रावधान तो है, बन भी सकता। अरे क्या बन सुनिए, देखिए आपको नहीं मालूम, मैंडेटरी 2 को बनाने का है और दूसरे सेक्शन में रिलीजन न्यूट्रल है, तो बढ़ के भी बना सकते हो लोग। 2 को तो मैंडेटरी बना ही नहीं, बना है नॉन मुस्लिम को, कैसे बनाएंगे आप भाई? मेरा आर्टिकल 26 के तहत मेरे को ये राइट है कि मैं अपने पसंद के रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कायम करो, और वक्फ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और हम उसको कायम करें, उसको एडमिनिस्टर करने का राइट आर्टिकल 26 मेरे को दे रहा है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज लेने का राइट मुझे आर्टिकल 26 दे रहा है। आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है कि आप वहां पे कर रहे और मेरे को बोल रहे ऐसा करो। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है आर्टिकल 25 का। ऐसा कैसा होगा बताइए आप? और एक बात बताइए ना, आप लोग पूछते क्यों नहीं? आप लोग मीडिया वाले डर रहे कहीं को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के ये कानून से भारत का सबसे बड़ा दौलतमंद जो आदमी है, जो खोजाओं के यतीम खाने पे अपना महल बना लिया, सेक्शन 2C के तहत वो मालिक बन गया आज की तारीख में। नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया, सेक्शन 2C पढ़ो आप, एनी ट्रस्ट फॉर्म बिफोर दिस एक्ट एंड आफ्टर दिस एक्ट विल नॉट बी वर्क प्रॉपर्टी। क्यों? और आगा खानी को क्यों लेके आए?
आगा खानियों से मोहब्बत पे यहाँ पे नहीं लेके आए। अगर आगा खानियों की मोहब्बत पे लेके आते तो नरेंद्र मोदी जाके जकिया जाफरी से मिलते थे। वो आगा खानी है। ईसान जाफरी को काट के उनके जिस्म को जला दिया गया था। आगा खानियों को इसलिए लेके आए ताकि वो जो ट्रस्ट से वो जमीन खरीदे, यतीम खाने खरीदे, उसको लीगलाइज करना। आप मेरे को बताओ, बीजेपी के पैम्फलेट में लिखा हुआ है कि 70% वक्फ प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट हो गया। अगर 70% है तो आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके उनको ओनर क्यों बना रहे? आप ओनर बना रहे ना उनको। आप देखो उनका पैम्फलेट पढ़े आप लोग, एक 4 पेज का, एक 15 पेज का बुकलेट, बकवास लिखे रहे उसमें, खुद अपने आप को वो कर रहे, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है? 12 साल जो वहां पे बैठा हुआ है एंक्रोचमेंट करके, उसको आप मालिक बना दिए। आज मालिक बन गया वो। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज है, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को आप निकाल के गवर्नमेंट कस्टडी में दे दिए, तो वक्फ बोर्ड का नुकसान हो गया ना। आप बोल रहे कि वक्फ वाल औलाद में बच्चों का शेयर मार के नहीं देना। क्या आज हमारे भारत में हिंदू धर्म में अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है तो आप किसी को भी अपने, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप किसी एक को पूरा दे सकते या महल्ले में किसी को दे सकते, मगर इस्लाम में हम 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते अपने बच्चों में से किसी को भी। विल पावर आपको है। और हम अगर मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई हिंदू अपना पूरी प्रॉपर्टी दान दे रहा तो उसमें पूछते क्या तू बच्ची का हक मार के दे रहा है? उन्हें बोला नहीं भाई, भगवान को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं, मैं मेरी प्रॉपर्टी है। संविधान में आर्टिकल 300A है, प्रॉपर्टी आपका है, मैं कुछ भी कर सकता हूं मेरे प्रॉपर्टी। आप बोल रहे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये इसमें ऐसे प्रोविजंस है इतने अच्छा। हम ये जो चला रहे ना प्रोपेगेंडा, बीजेपी, हमको बताओ एक सेक्शन बताओ उसमें जो प्रॉपर्टी तुम लैंड ग्रैबर से निकाल के लाके देंगे। तुम एक सेक्शन बताओ जो यहां से इनकम में इजाफा होगा। बताओ ना। 45 अमेंडमेंट्स है, कौन सा उसमें है बताओ जो मुसलमानों के मफाद में? आप तो लूटने के लिए लेकर आ रहे। सेक्शन 3D आप बना दिए, उसमें 3D का बोल रहे, क्या बोल रहे, जो आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो वक्फ नहीं रहेगा। क्या मतलब भाई? आपको मालूम औरंगाबाद आपके शहर में यहां पर अपने क्या नाम था जो वहां से अफ्रीका से आए थे बादशाह का, मलिक अंबर का वो नहीं है, वक्फ नहीं रहा वो। उनकी समाधि, हाँ नहीं रही, वक्फ नहीं रहा वो। कैसा होता बोलो? वो सेक्शन 3D में आप बोल दिए मलिक अंबर की खबर आप वक्फ नहीं है। कैसा बोलेंगे भाई? कई शियाओं के इमाम बड़े हैं, 200 साल पुराने हैं, एंशंट है, तो आप बोल रहे नहीं वक्फ की नहीं रहती। कैसा होगा ये? अब आपका पंचक्की है, आप पंचक्की बोल रहे नहीं है, दरगाह नहीं है, वो वक्फ नहीं है क्योंकि एएसआई का मॉन्यूमेंट है वहां पे। कि आप तो छीन रहे ना हमारे से, बचा रहे कहां आप? कौन सा सेक्शन है बताओ आप? अब आप बोल रहे कि 6 महीने के अंदर पूरा पोर्टल पे चढ़ाओ। कैसे चढ़ा? 6 महीने में बोलो आप। जो नहीं चढ़ाए वो वक्फ नहीं रहेगा। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे। और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की, इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। बिहार के इलेक्शंस मद्देनजर रख के ये लाया गया, ये सवाल था सर। सवाल का जवाब ये दे दिया, मैं दिया ना। मैं बिहार का जवाब मैं ऐसे दिया। अब आप जैसा चाह रहे मैं कैसा दूंगा? क्या असर होगा? हाँ, क्या इस बार असर होगा? आप देखेंगे। अब हम देखिए बहादुरगंज में हमारी जनसभा है, असर देखेंगे आप। ओके सर, पाकिस्तान का जो कई सारे पोस्ट पे जो विड्रॉ करे सोल्जर्स, मतलब पाकिस्तान का जो डर है वो क्लियरली दिख रहा है। इस पे आपका क्या कहना है सर? सरकार से पाकिस्तान जो पोस्ट है, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर LOC में जो लगे हुए पोस्ट है, वहाँ पे at those posts they are withdrawing soldiers and several soldiers left the positions, and we are seeing also reports that Pakistani families are going to London. How would you like to respond, sir, and what would you like to say to the center that what center should do? देखिए, मैंने आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था कि काश 2019 में नरेंद्र मोदी
वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते, जहाँ से लॉन्च पैड्स होते हैं वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब आप जब ये आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर, वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को, बोली तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे भी खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो, आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। कंडीशन है मुसलमानों का, उसको मतलब अभी नेशनल कास्ट सेंसस करेंगे, they have announced it. So when this is conducted across nationally, and when also they get to know the exact figures of the Muslims as well, who are actually in the backward classes or जिनका situation socio-economic situation ठीक नहीं है और socio-educational situation ठीक नहीं है, तो उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए जैसा यहाँ पे मिल रहा है, जैसा आंध्र में मिल रहा है। देखिए एक बात, पहले कास्ट सेंसस होना है, समझे ना। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है, पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रावेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रावेशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसमें आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। और बीजेपी ये अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को, अब उनको क्या हो रहा उनको, तो अब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सबके दर्दों का इलाज कास्ट सेंसस है। आप कास्ट सेंसस कराओ, मालूम हो जाता ना। देखिए कास्ट सेंसस होगा तो कौन कहाँ खड़ा हुआ है, किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना एजुकेटेड है, कि कौन झोपड़ी में रह रहा, कौन घर परमानेंट घर में रह रहा, कौन किराएदार है, किसके पास एग्रीकल्चर की जमीन है, किसके पास इनकम है, ये तो सब निकल के आएगा ना। तो देश हित में है, ये अच्छा है, भारत मजबूत होगा। और सुनिए, देखिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, थॉमस सोवेल नाम है उसका, अमेरिका में। जब अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन के नाम पर अफ्रीकन अमेरिकन, चाइनीज और जूस, जब एफर्मेटिव एक्शन की बात हुई तो ये कम्युनिटी डेवलप हुए, और जब डेवलप है तो अमेरिका पावरफुल बना। तो ये भारत को ही पावरफुल करना है। आप कैसा इतनी बड़ी आबादी को, जो 85% की आबादी है, उनको कैसा आप पिक्चर रखेंगे। आपको डेटा तो मालूम करना पड़ेगा ना, डेटा मिलेगा तो आप पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे तो देश का फायदा होगा। आपको बस डेटा ही नहीं है तो, और ये भी मालूम होगा कि वो बैकवर्ड कास्ट में बाद ऐसे कास्ट भी है जो हर चीज खा ले रहे, दूसरों को नहीं मिल रहा। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए।
सर जैसे तेलंगाना में बैकवर्ड क्लासेस में मुस्लिम जो बैकवर्ड मुस्लिम से बैकवर्ड क्लासेस में मिला है वैसा मिलाना चाहिए था क्या, भी मेरा सवाल था। अरे सुनिए, पहले डेटा आ जाने दीजिए। जब डेटा आएगा तो आप इतना मुतमईन रहिए, जब डेटा आ जाएगा तो पूरे देश को मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से 85% पॉपुलेशन को उनको इनजस्टिस उनसे हुई, कैसे उनको हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में मिलाकर उनको पीछे रख दिया गया, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो ये सब चीजें मालूम होंगी ना। पहले तो कास्ट सेंसस तो होने दीजिए। आप लोग भाई, कास्ट सेंसस तो जरूरी है ना। सर तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ 50 दिन में 3.54 करोड़ लोगों का यहाँ पर। हाँ, 56.34 ओबीसी पॉपुलेशन है। और एक्शन प्लान तेलंगाना, अरे भाई, उन्होंने रेजोल्यूशन, असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके बोल दिए कि 42% बीसी को रिजर्वेशन दो आप। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है। और हम आज भी प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप को ओबीसी का नेता बोलते। प्राइम मिनिस्टर छाती को मार के बोले मैं बैकवर्ड क्लास का नेता हूं। आप एक बिल डालो ना पार्लियामेंट में, 50% रिजर्वेशन को ब्रेक करो आप। और सेंसस आप कब करेंगे, ये उसमें सेंसस कब शुरू करेंगे, उसको कब कंप्लीट करेंगे, और क्या 29 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा। तो अगर बिल पार्लियामेंट में आता है तो आपके 100% आप लाइए, 50% ब्रेक करिए, रिजर्वेशन लाइए आप कौन रोक रहा प्रधानमंत्री को? आप लाइए ना, आप बिल्कुल फौरन ला लीजिए। जिस तरह की जैसे ये बात सामने आई है उसके बाद से जो राजनीति हो रही है पार्टियों के बीच में एक दूसरे के ऊपर ये कहने की हमने इसके लिए दबाव बनाया, हम ही इसके लिए इनिशिएट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आप देखिए, आप छोड़ जी ना, आप कौन दूल्हा बन रहा है नहीं बन रहा है मेरे को उसकी फिक्र नहीं है। आप कास्ट सेंसस का डिसीजन ले लिए। और देखिए, केरला में आरएसएस की बैठक हुई थी, वो बैठक में भी उन्होंने इन अ वे बोले कास्ट सेंसस कराओ बोल के। केरला में बैठक हुई थी आरएसएस की, उसमें उन्होंने बोले इन अ वे कराओ बोल के। आप का बीजेपी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक ही बात पूछ रहे हैं कि आप सेंसस कब शुरू करेंगे, क्योंकि आप डिसीजन लिए कास्ट सेंसस भी कराएंगे। सेंसस कब शुरू होगा और कब कंप्लीट होगा, उसका डेटा देश के सामने कब आएगा। क्या 29 पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमको बताइए। अरे जरूरी है ना भाई, आपके इतने पॉलिसीज हमारे हैं। 1931 में एक सेंसस हुआ, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ। मंडल की खाली रिपोर्ट पे हो रहा है। आपके पास मालूम तो होना ना कौन कहाँ खड़ा हुआ है, कौन कितना पसमानदा है, कौन कितना पिछड़ा है, किसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, किसके पास ज़मीन नहीं है, किसके पास इनकम कितनी है, कौन किराए के घर में रहता, किसके पास ज़मीन नहीं एग्रीकल्चर की, ये सब मालूम होगा ना। इसमें वो क्या बात है। मगर हम यही बोले कि टाइम लाइन दीजिए प्लीज आप। तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, टीआरएफ को, जितने टेररिस्ट वांटेड है इंडिया उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया ओआईसी को, और मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और खास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे।
तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करे। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को करीब करें। और खास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग जख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की जरूरत है, वहां के यूथ को हमको करीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका मेरी नजर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स है, ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की जरूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की जरूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि बठिंडा में एक रफाल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। थैंक यू। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है, तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठा इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया, सबूत भी दिए, पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था? अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फौज के साथ हैं। हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक है लड़ने का तो आजमा ले। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए। तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं, आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ VT स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने VT स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके
मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग हो नहीं सकते हम लोग। कोई ये कहे कि हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है, वो सबसे बड़े झूठे हैं। आपकी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला छोटा मोटा हर असर जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से पड़ रहा है। जैसे अगर आप इस गटर के अंदर कचरा देखेंगे तो ये साफ कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपके कॉरपोरेटर की थी। 15 साल या 20 साल, तकरीबन 20 या 25 साल इस वार्ड के अंदर कॉरपोरेटर आपने एक ही पार्टी का दिया, जिसके 20 साल आपने MLA दिए, फिर भी गटर साफ नहीं हुई। लेकिन बैनर आमदार के प्रयत्नों से भी हुआ और कॉरपोरेटर के प्रयत्नों से भी हुआ। एक ही रोड बना, आमदार ने भी बनाया उसी रोड को, कॉरपोरेटर ने भी बनाया उसी रोड को। आप सामने गार्डन देख रहे हैं, उसकी जरूरत है क्या आपको? लेकिन अगर यहाँ से रोड निकल जाए तो कितनी बड़ी जरूरत है आपको। देखिए, यहाँ पर आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड जाने के लिए यहाँ से शॉर्टकट रास्ता था, एम्बुलेंस जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता था। आपके बच्चे टाटा नगर और लल्लू भाई की BMC स्कूलों में जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए। मैं रोज देखता हूँ बेचारे घूम कर जाते हैं रोड क्रॉस करके। तो इस गार्डन को बनाने की वजह क्या थी? जब भी कोई गार्डन या रोड बनता है, गटर बनता है, गली बनती है, तो आपके कॉरपोरेटर उसके अंदर 25%, 28% कमीशन खाते हैं, कमीशन खाते हैं। अब गार्डन का बजट जब पास हुआ होगा तो गार्डन 5 करोड़ में बना होगा, 2 करोड़ में बना होगा, 1 करोड़ में बना होगा, किसी भी अमाउंट में बना हो, तो उसका 25% से लेकर 30% तक सबसे पहले डकार मार जाने वाली जात आपकी कॉरपोरेटर की है कि नहीं है? अब आपका रोड उनको देखना है या गार्डन देखना, बोलो 25% चाहिए उनको, 30% चाहिए, सीधा सीधा 25 से 30, 35 लाख रुपए बन जा रहा है। आप जाओ खड्डे में, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो पैदल नहीं चलते हैं, वो स्कूटर पर नहीं चलते हैं, उनके बच्चे BMC स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उनकी घर की लेडीज जनरल बाथरूम में, पब्लिक टॉयलेट में नहीं जाती है। क्यों आपके लिए काम करेंगे? तो आप बताइए, कॉरपोरेटर आपने चुना किस लिए? नाली, चाली, गटर, रोड कॉरपोरेटर पिछले 3 साल से नहीं है, फिर भी बन रहे कि नहीं बन रहे? किसी के प्रयत्नों और यत्नों से नहीं होता। अगर कोई डकार भी ना ले लेना तो भी रोड बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स पेयर हो। अब आपको लोग आकर बोलेंगे आपकी इतनी इनकम नहीं है कि आप टैक्स पे करते हो, लेकिन आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो। नमक से लेकर दूध तक आप टैक्स पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, आपके घर में टीवी चल रही है उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, बच्चा पैदा होने से मरने तक का आप टैक्स पे कर रहे हो। और उसी टैक्स के पैसों से सरकार जो है रोड बना रही है, नाली, चाली, गटर बना रही है, तो कॉरपोरेटर कर क्या रहा है? उसी पैसों से जिस गली का पैसा, जिस रोड का पैसा, जिस नाली का पैसा अच्छे से बनना चाहिए था, उस 100 रुपए में से 25 से 30 रुपए आपका कॉरपोरेटर डकार खा जा रहा है। तो आपने कॉरपोरेटर चुना या दलाल चुना? आप ही बोले, मैं तो नहीं बोलता किसी को कुछ। अब की बार मजलिस
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ईमानदारी के साथ आपके बीच में आएगी। लोग आएंगे हजरत वीर के अजीज आपको बजाने के लिए, आपको बोलेंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। कुछ कभी कभी मैंने एक वीडियो में सुना, बोली गई जिसका एमएलए उसी का कॉर्पोरेटर तब काम होगा। आप बताइए, जिसका एमएलए उसी का कॉर्पोरेटर 20 साल से है कि नहीं है? क्या मिला आपको? नशा मिला। क्या मिला आपको? आपके रोड ब्लॉक कर दिए गए। क्या मिला आपको? आपकी बाथरूम रात को 12 बजे बंद होती है, सुबह 5 बजे तक बंद रहती है। अगर आपके घर की औरतों को, बच्चों को रात में बाथरूम जाना हो तो कहां जाएंगे? इनको क्या करना है? बंगलों में रह रहे हैं, फ्लैट्स बना लिया 4-4 BHK का, जगह जगह पर रील्स में बनाकर आपके कॉर्पोरेटर्स घूम रहे हैं। आपके कॉर्पोरेटर्स बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे। कॉर्पोरेटर छोड़िए, उनके साथ जो रहने वाले चट्टे बट्टे हैं, कोई काम नहीं करते, दिन भर घूमते हैं। सोचिए उनका घर कैसे चलता है। उनके 5 गाड़ियां, वो घर पर घर, घर पे घर, घर पे घर कैसे खरीदते जा रहे हैं? पूछिए सवाल आप। वो ऐसे ही खरीदते जा रहे, 25% उधर से लेते हैं। आपका घर बन रहा है उसमें से पैसा लेते हैं, रोड बन रहा है उसमें से पैसा लेते हैं, गटर में पैसा लेते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, आप नाली चाली गटर के अलावा कब्रिस्तान की मिट्टी तक बेचकर पैसा लेते हैं, कब्र खोदने वाले के सैलरी में से पैसा लेते हैं। इतने नाकारा और हिस लोगों को आपने जिता कर यहां से दिया है। आपको सोचना पड़ेगा अब कि आप किसी इंसान को, किसी ईमानदार इंसान को आपके बीच में से लेकर आकर जिताइए। आपने खैर मुझे बोला, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये भी फिक्स नहीं है। वो जमात डिसाइड करेगी, MIM पार्टी डिसाइड करेगी। ये आपा की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग चाहते मैं लड़ूं। इसी तरह सारे वार्ड में, वार्ड नंबर 135, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 जहां जाता लोग बोलते इलेक्शन लड़ो। ये आपकी मोहब्बत है, मैं लड़ूं या ना लड़ूं, आपको याद रखना है आपकी निशानी पतंग है, पतंग को ही आपको दबाना है। आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, आपके हीरो जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी है, आपके गुस्ताखे रसूल के ऊपर जिसने रैली निकाली वो इम्तियाज जलील है, और यहां पर जिसको आपने वोट देकर जर्रे को आसमान तक पहुंचा दिया, मुझे भी आप अगर देखेंगे, हम सबको देखकर अगर आप वोट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं यहाँ की जिम्मेदारी लेता हूँ कि कोई कॉर्पोरेटर नालायक, मैं भी सर अनाउंस कर देता हूँ कि मजलिस में वही लोग लड़ने आना जिनको दलाली नहीं करनी, क्योंकि मैं दलाली करने ही नहीं दूंगा। मजलिस में वही लड़ने आना जिसको लोगों की सेवा करनी है। आप पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। गोंडी की जनता ने बताया कि फ्री में वोट देते हैं, बताया कि नहीं बताया? और इस एहसान को किसने माना? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, पता है ना? उन्होंने बारहा कई महफिलों में बार बार बोला कि गोवंडी, यह अल्फाज सुना ना आपने? गोवंडी से एक नौजवान अतीक, जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसके लिए लोग पैसा लगा रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, गोवंडी के लोगों को इतना बड़ा बनाया कि एक बिना पैसे वाले आदमी को गोवंडी के लोग अपना पैसा लगाकर भी 42,000 से ज्यादा वोट दे रहे हैं। और ऐसे आदमी के सामने जो इतना बड़ा पावरफुल है, जिसके पास इतने पैसे हैं, गुंडे हैं, पुलिस है, सब है, लेकिन फिर भी गोवंडी की गरीब जनता बिना डरे, बिना हिचकिचाए उस बंदे को, उस बच्चे को जिसके जेब में पैसा नहीं है, पैसा डालकर भी वोट दे रही है। यानी गोवंडी की जनता जिंदा दिल है, गयूर है और बिकाऊ नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे दुनिया को बताया। तो आपको ये रखना है फिर से कि आप बिकाऊ नहीं है, आपके वोट पैसे से नहीं खरीदे जाएंगे। और मजलिस से कोई भी लड़ने आएगा, आपके वार्ड में कोई भी लड़ने आएगा, आप बेझिझक पतंग के निशान पर वोट दबाइएगा और इंशाल्लाह कॉर्पोरेटर आप जिता के दीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कॉर्पोरेटर के काम गली नली चाली और गटर के ऊपर क्या होता है ना? औरतों के मसलों को BMC हॉस्पिटल में किस तरह से डील किया जाता है ना? अगर किसी का कोई मसला BMC हॉस्पिटल का है तो उसको किस तरह से डील किया जाता है। अगर कोई गरीब बच्ची की शादी है तो कॉर्पोरेटर्स का क्या क्या उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये लाते हैं उधर से मांग कर आपके हक का, और ऐसे देते हैं जैसे अपने जेब का दे रहे हैं। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अरे हर साल इस गोवंडी के अंदर आपके वार्ड की अगर मैं बात करूं, वार्ड नंबर 134 की, हर साल 200 से 500 मशीनें बचती हैं। कभी आपको मिली? कहां गई? किसने डकार कर लिया उसको? किसने खा गया? सवाल पूछो।
पूछ भी नहीं सकते, क्यों? मालूम ही नहीं। झगड़ा किसको करना है ना? तो आपको ये ख्याल रखना है कि इस बार ऐसा उम्मीदवार जिता के लाएंगे जिसको कभी भी आप कॉलर टाइट करके सवाल पूछ सकते हो, और कलम चलाने वाले को लाएंगे। अगर कलम चलाने वाले को आप जिता कर लेंगे तो कलम चलाने वाला कभी आपसे बदतमीजी नहीं करेगा, और आप उसको डराएंगे तो डरेगा। लेकिन तलवार चलाने वालों को, है ना, अगर गुंडागर्दी करने वालों को, भाईगिरी करने वालों को, लोगों को इकट्ठा करके किसी को डराने वालों को, धमकाने वालों को, फंसाने वालों को कॉर्पोरेटर बनाओगे तो आप कभी भी सवाल नहीं कर सकते। तो ऐसा आदमी जिता के लाओ जिससे सवाल कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बैरिस्टर साहब जैसी शख्सियत है, लीडरशिप है, कायद है हमारे पास। उनके नेतृत्व में बीएमसी इलेक्शन होगा। बीएमसी इलेक्शन में जिसको भी यहाँ से ठहराएंगे, हम सब आज मिलकर वादा करते हैं कि जैसे पहले बिना पैसों के अपना पैसा लगाकर वोट किया हमने, इस बार भी इंशाल्लाह बिना पैसों के पैसा लगाकर वोट करेंगे और अपनी जो इज्जत है उसको बरकरार रखेंगे। करेंगे ना आप लोग? बस इंशाल्लाह बोलिए और दुआ कीजिए बैरिस्टर साहब के लिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, इंदिरा जलील साहब के लिए, हम सब के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, फलस्तीन के लिए और हिंद के मुसलमानों के लिए कि हम पर अल्लाह रहम फरमाए, हमारे हालात जो हैं दुरुस्त हो, फलस्तीन के मुसलमानों के हालात दुरुस्त हो, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर एक नया गवर्नमेंट बनाने का एक जज्बा रखते हैं। इंशाल्लाह मिलकर एक नया गवर्नमेंट बनाएंगे ना आप लोग? बनाएंगे। हाथ उठाकर खाली कह दीजिए आप लोगों के अंदर जज्बा है, हाथ उठाकर कह दीजिए आप बनाएंगे ना नया गवर्नमेंट इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मजबूती लोगों से होती है, और हम लोगों ने बताया कि हमारे पास हमारी सोच से भी ज्यादा लोग हैं, है ना, लेकिन इनको जोड़ना ये कैसे होगा? ये आपके बीच में ये फॉर्म आएगा, ये फ्री में फॉर्म भरना है आपको, आपकी डिटेल देनी है, ये डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। आपको बंद कर दो। आपको नीचे का एक पार्ट है वो फाड़ कर दे दिया जाएगा। आप ऑफिशियल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के आप मेंबर बन जाएंगे। ये मेंबरशिप फॉर्म जरूर भरिए, अपना भी भरिए, अपने घर में जो आपके घर में वोटर है जरूर भरकर आप लोग दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ताकत बनेगी। बनाएंगे ना आप लोग? तो बाबर भाई हमारे वार्ड के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इनको भी पहचान लीजिए। कोई काम रहे तो बच्चे जानते हैं, कोई काम रहे आपके वार्ड का, इनको पकड़िए, ये यहाँ के जिम्मेदार है मजलिस की, आप इनसे सवाल करिए, ये आपका काम करके देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह में गुलजार हाउस के पास एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक घर के, एक परिवार के, खानदान के 17 लोगों की मौत हुई है, और ये बड़ी तकलीफ की बात है। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जो पहले यहाँ पर आए, मदद करने की कोशिश की, मगर अफसोस के साथ ये खबर हमको मालूम हुई कि 17 लोगों की मौत हुई है। मैं फायर सर्विसेज के आला अहदेदार से बात भी किया, उनका बोलना ये है कि बहुत से लोगों की, ज़्यादातर लोगों की मौत जो है एसिफिक्शन से हुई, वो धुएं की वजह से, तो बड़ी तकलीफदेह बात है। और अभी उस्मानिया हॉस्पिटल के मॉर्चरी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्टर, हमारे यहाँ के लोकल एमएलए जुल्फ़िकार अली साहब वहाँ पर है, और जल्द से जल्द कोशिश करके पीएमआर कराकर रिलेटिव्स को उनकी डेड बॉडी हवाले कर रहे हैं। और आपको जानना है कि ये जो फैमिली है ये पिछले 100 साल से यहाँ पर रह रही है, मोर देन 100 ईयर्स से यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। बड़ी तकलीफदेह बात है, मैं अपनी तरफ से उनको ताज़ियत देता हूँ, और यही बस कहना। फैमिली के पास गया सर? अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ एमएलए साहब है, जुल्फ़िकार साहब है, डिप्टी सीएम भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है वहाँ पे, कंसर्न मिनिस्टर भी है पूनम साहब, तो सुबह से सब लोग हैं, मैं भी जा रहा हूँ।
ये जो कानून बनाया गया है ये मुसलमानों के हक में नहीं बनाया गया है। ये मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। ये मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इमाम बाड़ों को, कब्रस्तानों को, ईदगाह को छीनने के लिए कानून बनाया गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी आप तमाम से ये अपील है कि हमको मुत्तहिद रहकर और पूरी डिसिप्लिन में रहकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है उसमें आप लोगों को उसमें शिरकत भी करना है और उसको कामयाब भी करना है। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये वक्फ का कानून जो बीजेपी की हुकूमत ने अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर इसको बनाया है, ये कानून हमारे आइन, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम हुकूमत को इस बात पर मजबूर करें कि इस कानून को वापस लें, जब आपके पास लिमिटेशन का कानून अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता, अगर कोई हिंदू धर्म की मंदिर की जायदाद पर काबिज है तो वो उसको काबिज करार दिया जाता है। अगर कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जायदाद पर कोई लैंड ग्रैबर बैठा है तो उसको लैंड ग्रैबर रहता है वो। मगर यहां पर बीजेपी की हुकूमत ने कह दिया कि जो वक्फ की जमीन जिसका मालिक अल्लाह है, अगर कोई नाजायज काबिज है 12 साल से तो लिमिटेशन के कानून के तहत वो मालिक बन जाएगा। ये हमारे देश को समझने की जरूरत है। अगर आपके लिए कोई चीज अच्छी है तो हमारे लिए बुरी कैसी हो गई बताओ आप। तो इसीलिए हम हमारे दीगर तमाम अपनाए वतन से अपील कर रहे हैं, ये जो कानून बनाया गया है ये मुसलमानों के हक में नहीं बनाया गया है। ये मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। ये मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इमाम बाड़ों को, कब्रस्तानों को, ईदगाह को छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे वक्फ बोर्ड का कोई फायदा नहीं है।